गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। हमने जाना था पिछले सेशन में कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर के बना है। तो शिक्षा को हमने जाना था, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ना, और जिसमें हमने बताया था कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। और उसके लिए एक शब्द और यूज़ करते हैं विद्या, जो संस्कृत भाषा के विद्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जानना। और उसके बाद मैंने बताया था कि इंग्लिश में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लैटिन भाषा के तीन मिलते जुलते शब्दों एजुकेटम, एजुसेयर और एजुकेयर से बना है। और उसके बाद हमने बताया था कि एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से ई और ड्यूको से मिलकर के बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर की ओर या आगे बढ़ाना, है ना। तो शिक्षा का अर्थ हमने जाना था कि क्या है। शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों का बाहर की ओर प्रकटीकरण करना और उसका परिमार्जन ही शिक्षा है। ये हमने पिछले सेशन में जाना था। आज हम उसके अतिरिक्त हमने जाना था शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य विद्यालयी शिक्षा से होता है, और व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा आ जाती है। यानी कि हम जीवन पर्यंत जो भी सीखते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है शिक्षा और मनोविज्ञान, तो आज हम देखते हैं कि मनोविज्ञान विषय क्या है, कैसे कैसे ये अस्तित्व में आया। तो बच्चों, जो मनोविज्ञान विषय है वो प्रारंभ में जो है एक स्वतंत्र विषय नहीं था, बल्कि दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था, दर्शन शास्त्र में ही समाहित था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलती गई, आवश्यकता बदलते गए, विज्ञान और तकनीक का विकास होता गया, वैसे वैसे ये महसूस होने लगा कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। आपने रामायण में, महाभारत में देखा होगा, पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और बालक को लघु वयस्क समझ के शिक्षा दी जाती थी कि बच्चा भले ही छोटा है लेकिन वो वयस्क है, और उसके अनुसार सभी बच्चों को एक ही प्रकार से ज्ञान दिया जाता था, व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन एक दार्शनिक हुए, प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो, जिन्होंने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की। इन्हें ही माना जाता है कि इन्होंने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन की शुरुआत की थी। ये प्रकृतिवादी थे और इनका कहना था कि प्रत्येक बालक की अपनी एक प्रकृति होती है। ये नेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिसके कारण इन्हें समाज से बहुत ज़्यादा विरक्ति हो गई थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, समाज को दूषित कहते थे, और शिक्षक को मानते थे कि शिक्षक इस दूषित समाज का अंग है, इसलिए शिक्षक भी स्वयं ही दूषित है। इसलिए शिक्षा नहीं, मतलब शिक्षक किसी को सिखा नहीं सकता, बल्कि सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए। और प्रत्येक बालक की प्रकृति अलग होती है, प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। उसकी प्रकृति को, उसके व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो रूसो के कारण ही रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, और जिसके कारण लोगों के विचार में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इसलिए शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात माना जाता है वो रूसो के प्रकृतिवाद से माना जाता है। उसके बाद इसको और भी लोगों ने आगे बढ़ाया। थॉर्नडाइक जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत और नियम ऐसे दिए जिसका प्रयोग आज भी होता है। तो पहले जो मनोविज्ञान विषय था ये जो है ये दर्शन शास्त्र का ही अंग हुआ करता था, दर्शन शास्त्र में समाहित था। लेकिन एक स्वतंत्र विषय होने की प्रक्रिया में ये क्रमबद्ध रूप से कैसे कैसे इसका विकास हुआ, और जैसे जैसे ये दर्शन शास्त्र से अलग होता गया, इस अलग होने की प्रक्रिया में इसकी परिभाषा में भी निरंतर जो है परिवर्तन आता गया। तो कैसे कैसे
मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ और कैसे कैसे इसकी परिभाषा में चेंजेज आए, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा की, लैटिन भाषा की नहीं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो साइकोलॉजी शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर के बना है। साइके का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, है ना। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि वो विषय जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि मनोविज्ञान विषय दर्शन शास्त्र से अलग हो रहा था, और इस अलग होने की प्रक्रिया में इसकी परिभाषाओं में जो है लोग दार्शनिक जो है विद्वान उस समय के उसकी परिभाषाएं दे रहे थे। तो जो सबसे पहली परिभाषा आई उसमें मनोविज्ञान को इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के ही इसकी परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इसका समर्थन किया, दार्शनिक ही थे ये सब, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि थे, इन्होंने इसका समर्थन किया, कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी कि वो विषय जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन क्योंकि मनोविज्ञान में विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है और किसी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए उसमें प्रयोग ज़रूरी है, ऐसा मेज़रमेंट ज़रूरी है, क्रमबद्ध अध्ययन ज़रूरी है। लेकिन जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया तो आत्मा क्या है, किसी ने आत्मा देखी है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे मापा जाएगा, कैसे तोला जाएगा, किस प्रकार से मेज़रमेंट किया जाएगा, तो शीघ्र ही इस परिभाषा का अंत हो गया। ये परिभाषा अमान्य हो गई लगभग 16वीं शताब्दी में। फिर कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जो अगले लोग आए जिसका समर्थन किया, कांट, हॉब, लिबनिज, पोम्पोलॉजी आदि ने इस बात का समर्थन किया, और ये भी इसके हिंदी जो शब्द मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान कहा गया है, ये इसी की व्याख्या करके निकाला कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। तो इन दार्शनिकों ने, इन विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यानी कि जिसके अंतर्गत मन की दशाओं का अध्ययन किया जाता है, मन का अध्ययन किया जाता है, वो सब मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन फिर वही समस्या उत्पन्न हुई कि मन क्या है, किसी ने मन को देखा है क्या? मूर्त रूप में मन दिखाई पड़ता है? नहीं ना। मन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे मापेंगे? तो इस परिभाषा का भी अंत हो गया, ये परिभाषा मान्य नहीं हुई। फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना क्या है? चेतना मतलब होश में रहना नहीं, मतलब हम चेतन अवस्था में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपको बता रहे हैं वो आपके चेतन मन में जा रही हैं सारी बातें, है ना। तो या आप कोई साइकिल चला रहे हैं, या आप जो है मूवी देख रहे हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें चेतन मन में जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसका समर्थन किया विलियम जेम्स, वुंट, टिचनर, सेली, वाइव आदि। इन्होंने इसका समर्थन किया कि हाँ, मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वुंट ने जो है यहीं पर उन्होंने 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। विश्व की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में स्थापित हुई, जहां वुंट ने ये चेतना का अध्ययन, किशोरों के चेतना का अध्ययन यंत्रों के माध्यम से किया। क्योंकि विज्ञान शब्द जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पर प्रयोग ज़रूरी होता है। तो विलियम वुंट ने किशोर किशोरियों के चेतना का अध्ययन यंत्रों के माध्यम से किया। और ये प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? ये पहली प्रयोगशाला
जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित हुई 1879 में, जो आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने पर भी इसकी आलोचना हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय के ये संस्थापक थे। फ्रायड मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के संस्थापक थे फ्रायड ने कहा कि मन के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल का मतलब भी है। हमने इसको सर्कल में क्यों नहीं लिखा, हमने इसको स्क्वायर में क्यों नहीं लिखा, हमने इसको क्यूब में क्यों नहीं लिखा, इसका मतलब है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो फ्रायड ने कहा कि अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जिसे आना चाहिए वो छूट जाएंगी। उन्होंने कहा कि मन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप वो आपके चेतन मन में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद मान लीजिए दूसरे टीचर आ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो जो दूसरे टीचर पढ़ाएंगे वो बातें आपके चेतन मन में जाएंगी, और ये जो मैंने पढ़ाया वो धीरे धीरे करके आपके अचेतन मन में, अर्धचेतन मन में चली जाएंगी, और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो आपके अचेतन मन में चली जाएंगी। तो उन्होंने कहा चेतन, जो मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। जो हम वर्तमान समय में चीज़ें कर रहे होते हैं वो हम चेतन मन के माध्यम से करते हैं, वो सारी चीज़ें चेतन मन में जाती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है वो अर्धचेतन से होते हुए अचेतन मन में चली जाती हैं। इसके अतिरिक्त दमित इच्छाएँ, हमारी ऐसी इच्छाएँ जो सामाजिक मान्यताओं के कारण या सामाजिक रीति रिवाजों के कारण या अन्य किसी कारण से जो हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, वो हम अपने अचेतन मन में दबा देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अचेतन मन में दबा देते हैं। जैसे आप जो है बाहर जाकर के कहीं दूर जो है नोएडा जाकर के या पूना जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको बाहर भेज सकें, तो ये इच्छा ख़त्म नहीं होगी आपकी, ये इच्छा आपकी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये अचेतन मन में दब जाती है। चेतन अवस्था में आपने क्या सोचा कि आप पूना जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तैयारी बाहर जाकर के अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, ऐसी समस्याएं थी जिसके कारण आप नहीं जा सकते, तो वो आपके अचेतन मन में चली जाती हैं। आपने अपनी उस इच्छा को अचेतन मन में दबा दिया, और जैसे ही ये दबती हैं, मरती नहीं हैं, और जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं या वो आपको पढ़ने का अवसर मिलता है, वैसे ही आप ये अपनी इच्छा को फिर से पूरा करने का प्रयास करते हैं। या आप ये इच्छा नहीं पूरा कर पाए तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर भेजने का प्रयास करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी इच्छाएँ जो हम सामाजिक मान्यताओं के कारण या जो है रीति रिवाज के कारण या जो है नैतिक नियमों के कारण या अन्य समस्याओं के कारण जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। मान लीजिए कोई एक बलवान व्यक्ति है और एक कमज़ोर व्यक्ति है ना, तो उस बलवान व्यक्ति ने किसी कारण से कमज़ोर व्यक्ति को मार दिया। अब भाई जब कोई मारेगा तो आपका भी मन करेगा उसको मारें, उसको सज़ा दे, बेमतलब आपको पनिश कर रहा है, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपको मार पीट रहा है, लेकिन आप क्योंकि वो बहुत बलवान है, हर तरह से बलवान है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अपनी उस इच्छा को आप कुड़ करके रह जाते हैं बिल्कुल अंदर, और अपनी उस इच्छा को आप अपने अचेतन मन में दबा देते हैं। लेकिन समय किसने देखा है, और कुछ समय के बाद आप जो है एक ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बलवान हैं और वो आपके सामने खड़ा है, तो फिर आप उसको जाके ज़रूर मारेंगे, है ना। आप उसको, क्योंकि आपके मन में वो अचेतन मन में इच्छा दबी रह गई, वो आप उसको ज़रूर मारेंगे जा कर के। तो जो इच्छाएँ, जैसे आप मूवी देखने जाना चाहते हैं दोस्तों के साथ, है ना, लेकिन आपके पेरेंट्स अनुमति नहीं देते हैं,
तो ये आपके मन में, अचेतन मन में इच्छाएं दब जाती हैं और वो आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर आप गुस्सा करेंगे, आप छोटे भाई बहनों को मारेंगे, या घर में हम मूवी नहीं देखने जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, या हम आपका ये काम नहीं करेंगे। तो वो इनडायरेक्टली जो अचेतन मन में इच्छाएं दमित हो जाती हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो फ्राइड ने ये कहा कि अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया तो जो ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी, यानी कि जो इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो हमारे व्यवहार को इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं, वो मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। इसलिए मनोविज्ञान की ये परिभाषा सही नहीं है। ये ट्रायंगल क्यों बना है इसको भी जानिए आप, क्योंकि मन का सबसे बड़ा भाग फ्राइड ने बताया कि अचेतन मन होता है। लगभग 90% भाग अचेतन होता है और 10% भाग चेतन होता है। तो जो बातें हम सीखते हैं वो चेतन मन में आती हैं और धीरे धीरे अचेतन मन में चली जाती हैं, और इसके अतिरिक्त हमारी दमित इच्छाएं भी अचेतन मन में होती हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसलिए फ्राइड ने कहा कि अगर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया तो एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मनोविज्ञान के अध्ययन के विषय वस्तु से छूट जाएगा और मनोविज्ञान एक पूर्ण विषय नहीं कहलाएगा। इसलिए ये परिभाषा भी मान्य नहीं हुई। फिर कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अंत में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसका समर्थन किया वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार के व्यवहार का व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए गए क्रियाकलाप जिसको मापा जा सकता है। कैसा व्यवहार क्या है? व्यक्ति द्वारा या प्राणी द्वारा किया गया कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है और जिसको मेज़र किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्योंकि विज्ञान कहलाने के लिए मापन बहुत ज़रूरी है, हम उसको सिद्ध कर सकें। जैसे कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप उसके व्यवहार को देख करके कह सकते हैं कि ये व्यक्ति दुखी है, कोई घटना घटित हुई है, कोई बात हुई है जिसके कारण ये रो रहा है। कोई हंस रहा है तो आप कहेंगे कोई सुख की बात है, कोई खुशी की बात है, इसलिए ये व्यक्ति हंस रहा है। चेहरा देख करके आप बता सकते हैं कि वो किस तरह का व्यवहार उसके व्यवहार को देख करके। जैसे कोई बच्चा है, वो अध्ययनरत है, मन लगा के पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि स्टडी में इसका मन, उसके व्यवहार को देख करके आप कहेंगे कि अच्छा बच्चा है, पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई करता है। कोई बच्चा मारपीट कर रहा है तो आप उसको देख कर बड़ा ही उद्दंड बच्चा है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसमें व्यक्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसको मापा जा सकता है। ऐसा व्यवहार जिसको मापा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर गया तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इस तरह से हार्ट बीट मापने का भी यंत्र उपलब्ध है। आप कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी जो है बढ़ जाता है, उसको भी मापने का यंत्र मौजूद है। या बाहर से देख करके कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बाइक चला रहा है, मूवी देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या इस सारे किसी से बातचीत कर रहा है, ये व्यवहार को देख करके हम भी उसको मेज़र कर सकते हैं। या कोई बच्चा जो है ड्राइंग बना रहा है तो हम कह सकते हैं इसकी ड्राइंग में इंटरेस्ट है, उसके व्यवहार को देख करके हम कह सकते हैं इसकी ड्राइंग में इंटरेस्ट है। तो अंततः कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और ये परिभाषा सर्वमान्य हुई। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। यानी कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, जिसमें प्राणियों के, व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आज आपने जाना कि मनोविज्ञान विषय अस्तित्व में कैसे आया और अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में कैसे कैसे उसकी परिभाषा में परिवर्तन होते गए
और अंततः मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा सर्वमान्य हुई, यह मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, या मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि ये साइकोलॉजी किस भाषा से बना हुआ है, किन दो शब्दों से बना हुआ, यहाँ से 2 प्रश्न हो गया। इसका अर्थ भी पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अतिरिक्त ये सारे प्रश्न बहुत हायर लेवल तक भी पूछे जाते हैं। आगे चल कर के अगर आप शिक्षक बनने का मन है, आपका शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप टेट, सी टेट, सुपर टेट, नेट वगैरह में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान, स्टेटमेंट दे दिया गया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना, किसने समर्थन किया, ऑप्शन दिया हुआ आपको टिक करना है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, तो ये सब चीज़ें, या मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा, या चेतना का विज्ञान कहने पर किसने ऑब्जेक्शन किया, और मन के भाग किसने बताए, फ्रायड ने बताए, और अंततः मनोविज्ञान कि कौन सी परिभाषा सर्वमान्य हुई, उसका समर्थन किसने किसने किया। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जो आज न केवल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आपकी इंटर की फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के लिए, बल्कि आगे के कंपटीशन के लिए, अगर इस विषय को लेकर के आप आगे कंपटीशन में जाते हैं, तो भी शिक्षक बनने के लिए जाते हैं, तो मनोविज्ञान विषय आपके टेट, सी टेट में बाल मनोविज्ञान है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अच्छा है कि यहीं पर आप ये सारी चीज़ें मजबूत कर लें, अपनी नींव मजबूत कर लें, ताकि आगे आपको पढ़ना ना पड़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।